हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री में। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हमने रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो मेन टॉपिक है जो इससे पहले पढ़े हैं वो तो बेसिक चीज़ें थी, क्योंकि अब हमको पढ़ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इन सबको समझने के लिए वो बेसिक नॉलेज होना जरूरी था। रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब यहाँ से मुख्य पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनते हैं। ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें जितने भी इक्वेशन आएंगे, समीकरण, उन सभी समीकरणों को जिनको जिनको मैं बताऊंगा उनको आपको याद कर लेना है सीधा लेक्चर में ही, ठीक। और भूलना नहीं है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि सीधा उसी समीकरण पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना, ये हमारा नया चैनल है, आप लोग जानते हो, ठीक है। जो नहीं जानते हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको, ठीक है। तो इसके अलावा हमारी जो क्लासेस हैं वो बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नाम से चैनल पे चलती हैं, लेकिन ये जो चैनल है बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री नाम से है। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास। जितने भी लोग उस चैनल पे जुड़े हैं सबको इसमें जुड़वाना है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। बाकी पढ़ानी जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि रिएक्शन का एक सिंपल अगर इक्वेशन हम बनाएं तो ए इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, बना रहा है प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ये रिएक्टेंट है अभिकारक। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन का रेट है, दर है, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब इसका जब हम रेट लिखते हैं तो रेट आर, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको ROR कहते थे। फिर मैंने पहले लेक्चर में बताया आपको ROR, फिर मैंने बताया कि आप इसको R लिखना सीख लीजिए, क्योंकि इसको स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिखते थे, कैसे लिखते थे, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसकी पावर होगी 0। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ROR डज नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन इस अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हो रही है रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, ए कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में, तो उसकी कुछ दर होगी, रेट होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, कि कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही, कितनी स्लो। आप कंसंट्रेशन इसकी चाहे जितनी भी कर दीजिए, ठीक है, 5 ml से बढ़ाकर 50 ml कर दीजिए, या 5 ml से घटाकर 1 ml कर दीजिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर कोई भी, मतलब इसके चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक। जब इसकी पावर 0 है ए की, तो किसी भी चीज की पावर जब 0 लगाओगे तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो R इक्वल टू रह जाएगा K। K क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक। तो ये आपका यहाँ से R इक्वल टू K है। अगर हम ग्राफ के थ्रू अगर इसको बताना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, ये मान लीजिए आपका इधर रेट है, दर, ठीक, और इधर हमने टाइम ले लिया, तो टाइम के साथ टाइम ले लें या कंसंट्रेशन ले लें, कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन। तो आप कंसंट्रेशन ए की चेंज करोगे, उसके साथ में किसी भी प्रकार का बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR वो इधर दर्शाया गया है y पे, और इधर है आपकी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन साथ साथ देखो बढ़ रही है, लेकिन रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही, रेट y पे रखिए ना। अगर ये ग्राफ मान लीजिए ऐसे बनता, ऐसे, तो इसमें क्या हो रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी, या ये यहाँ से इस तरह से बढ़ता। तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ और होगी, 0 थी तब रेट 0 है, यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन मान लीजिए कि यहाँ पे कंसंट्रेशन 2 ml है, ml, तो यहाँ पे रेट इसकी देखिए कुछ ना कुछ रेट आ गई है, रेट भी ऊपर बढ़ रही है, लेकिन इस तरह का ग्राफ नहीं बनता है। यहाँ ग्राफ बनता है इस तरीके का, क्योंकि ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, अप्रभावित है।
अनअफेक्टेड है, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगी पूरी रिएक्शन में। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके दर जो है किसी भी प्रकार का आप अभिकारक में परिवर्तन कर दीजिए उसकी दर पे कोई प्रभाव ना पड़े, अभिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अनअफेक्टेड रहे, चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है सांद्रता इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उसी को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रेट लॉ, मतलब इसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिसको हम बोलते हैं समाकलित वेग नियम, समाकलित वेग नियम, समाकलित वेग नियम। ठीक, यहां से हम पूरे जितने इक्वेशन ड्रॉ करेंगे उसी से हम हाफ लाइफ निकालेंगे जीरो ऑर्डर की और लाइफ टाइम निकालेंगे, जहां से क्वेश्चन भर मार के पूछे जाते हैं। जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है यहाँ से भी क्वेश्चन खूब खींच के पूछे जाते हैं। तो इसके रेट हमने किस तरह से लिखी थी, R = K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। अगर इससे पहले का आप लेक्चर देखे हो रेट लॉ वाला, तो मैंने उसमें रेट लॉ लिखने की एक और टेक्निक बताई थी आपको किस तरह से लिखा जाता है। उसको हम किस तरह से लिखते थे, R = माइनस, जैसे कि ये इक्वेशन है तो रिएक्टेंट है ना ये, तो इसकी पावर इसके आगे कितने लगे हुए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 dA/dt, ये लिखते थे रेट लॉ। अब देखो ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों समान है, एक ही चीज है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आएगा हमारा -dA/dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0 जो है, तो यहाँ पे A वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली K, तो इसको हम K से इक्वेट कर देंगे। अब इसको थोड़ा और हम मॉडिफाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा dA = -KT, T को हम इधर ले जाएंगे KdT। अब इस तरह से अब देखो इसमें dA और dt आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, समाकलित करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो इसकी लिमिट हमको लेनी पड़ेगी। मान लीजिए हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं, कुछ टाइम t = 0 था स्टार्टिंग में, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियल टाइम t = 0 था, तब A की कंसंट्रेशन कितनी थी, A0। मान लिए हम A की कंसंट्रेशन A0 थी, ये इनिशियल मतलब प्रारंभिक सांद्रता है, A की प्रारंभिक सांद्रता जब t = 0 था। कुछ थोड़ी समय बाद जब रिएक्शन कुछ देर हुई उसके बाद में हम समय t पर देखे कि A की कंसंट्रेशन थी जो वो कितनी बची, A, कुछ मान लिए A बची। ठीक, डिब्बा बहुत परेशान कर रहा है। ये जो बची हुई है सांद्रता, और ये इसको अच्छे से समझो, ये प्रारंभिक सांद्रता थी जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, और ये जो A है ये सांद्रता तब हुई जब t समय बाद हम देखें बची हुई सांद्रता। ठीक, तो इस तरह से हम इस पर लिमिट लगाएंगे। समाकलन का आप जानते ही हो, इस तरह से चिन्ह लगाते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ये A है तो इसको हम A0 से A तक करेंगे, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल जो बची हुई कंसंट्रेशन है। इसी तरह से हम टाइम को, अब देखो यहाँ पे जो K है, K तो एक कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, K बाहर आ जाएगा, इसको करेंगे dt को, तो 0 से लेकर हम t तक करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ इनिशियल टाइम और फाइनल कंसंट्रेशन के साथ जब हम जिस टाइम पे देखे होंगे जब बची हुई मात्रा इतनी होगी वो वाला टाइम लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे आगे क्या होगा, इसमें A0 से A, ठीक है, कंसंट्रेशन लिखेंगे, और यहाँ हमारा -K जो है ये बाहर आ जाएगा, और t की हम पावर लगाएंगे 0 से t तक। अब इसको सोल्व करिए, तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा A - A0 इज इक्वल टू -K, और यहाँ आ जाएगा t - 0, तो t में से 0 घटाओगे वो t ही रहेगा, तो A = A0
इज इक्वल टू माइनस के टी। ये आ गया हमारा इक्वेशन। यहां से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। यही हमारा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक, समाकलित दर नियम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में सही से दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है पूरा, ठीक। तो ये किस तरह से क्या हुआ, एक बार मैं फिर से इसी में समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, दर जो होगी इस रिएक्शन की अभिक्रिया की दर, वो इसकी सांद्रता पे डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेट उसकी उतनी ही रहेगी। लेकिन जनरली क्या होता है आपको पता है, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाता है तो रेट भी उसकी घटती जाती है। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कोलिजन ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, तो रेट की जो रिएक्शन की रेट होगी वो भी फास्ट होगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी, जब सांद्रता घटती चली जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता जाता है। लेकिन ये जो जीरो ऑर्डर है इसमें इसकी डिपेंडेंसी ही नहीं होती है। चाहे आप इसको इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन को घटाओ या बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसके रेट के लिए इक्वेशन लिखेंगे R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 जीरो। अब यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा। दूसरी एक मेथड थी रेट लिखने की, रेट इज इक्वल टू माइनस 1/1 डी ए अपॉन डी टी, ठीक। तो ये जो डी ए अपॉन डी टी है इसको हम इक्वेट करेंगे, दोनों बराबर है, रेट ही है। इसको इक्वेट करने पे क्या मिलेगा हमको, इस तरह से देखो यहाँ क्या, ये तो जीरो हो गया तो डी अपॉन डी टी को हम के बराबर कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में लिख लिए, डी टी को इधर उठा के ले आए तो डी इज इक्वल टू माइनस के डी टी हो गया। अब इस पे हम लिमिट लगाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेट तभी करेंगे जब लिमिट होगी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो टाइम टी बराबर 0 पे ए की कंसंट्रेशन थी ए नॉट, और टाइम टी पे हमने देखा तो ए की कंसंट्रेशन बची हुई थी, रिमेनिंग जो कंसंट्रेशन है फाइनल ए। अब इन दोनों के मान हमने इसमें पुट कर दिए इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पे देखो ए की पावर 0 ए नॉट से ए तक और इसकी माइनस के टी 0 से टी तक। फिर इसको हम सोल्व करके इस तरह से इक्वेशन मिला, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है हर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ प्रोग्राम चल रहा है साइड में, उसकी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। आप लोग किसी तरह से मैनेज कर लीजिए। फिलहाल मैं तेज बोलने की कोशिश करूँगा। अब ऊपर हम थोड़ा सा इसी के बारे में ग्राफ जो इसका बनेगा उसकी बात करते हैं, और इसमें जो टर्म है इस इक्वेशन में उसको समझते हैं। आप साथ साथ इसको नोट जरूर कर लिया करिए, ठीक है। जो हमारा रेट ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये इक्वेशन है, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यहाँ पे जो तुम्हारा ए है, ए नॉट, ए, के और टी, ये क्या है पहले समझ ले। ए नॉट है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। इसी तरह से जो ए है ये बचा हुआ है फाइनल, फाइनल रिमेनिंग, ठीक। मतलब कुछ टी समय बाद जो बची हुई सांद्रता है वही है ए। के क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। टी है हमारा टाइम टेकन, टाइम टेकन मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वहां से फाइनल रिमेनिंग बची हुई कंसंट्रेशन तक जाने के लिए रिएक्शन में लगा हुआ टाइम, ये है टी। इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए नॉट इज इक्वल टू के टी ए इज इक्वल टू के टी माइनस के टी प्लस ए नॉट, ठीक। ये वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्लस मान सकते हो, प्लस तो होगा ही आगे।
अब इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल जो फॉर्मूला होता है y इज टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ग्राफ जब प्लॉट करेंगे इस तरह से, तो y पे हम रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, एट एनी टाइम, और यहाँ पे हम रखेंगे टाइम। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे? आपको पता है जो यम होता है यहाँ पे, यम ये क्या है? स्लोप ऑफ ग्राफ, ये है स्लोप, ठीक। स्लोप क्या होती है? tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के है यहाँ पे। इसकी स्लोप कितनी आ रही है? माइनस के, मतलब निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये स्लोप कुछ इस तरह से बनेगी, निगेटिव। ये आपका जो है थीटा है, समझ रहे हो। और ये क्या है? ये है सी, इंटरसेप्ट। तो ये यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी A0। इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट होगा। और x पे क्या रखा हुआ है? x पे रखा है, x एक्सिस पे टाइम आ जाएगा t, और y पे आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा A। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और इसको कई बार आप रिपीट करके लिखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। इसको आप नोट करिए। फिर हेडिंग लगाते हैं हम, हाफ लाइफ, अभिक्रिया की अर्ध आयु। हाफ लाइफ क्या होती है? वो हाफ लाइफ जो है ये सभी रिएक्शंस के लिए अलग अलग होगी। हमको जीरो ऑर्डर में भी हाफ लाइफ पढ़नी पड़ेगी, और फर्स्ट ऑर्डर में भी, मतलब जितनी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जिस टाइप की, सब में आएगा हाफ लाइफ। तो इस तरह से क्वेश्चन करके आता है कि जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होगी, उसका इक्वेशन क्या होगा, उस पर कई सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक। तो जिस तरह से आएंगे, अब जैसे ये वाला जो इक्वेशन है, समीकरण, इस पे किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? आपको इसमें से कोई 2-3 चीजें दे देगा, 3 चीजें, और एक पूछ लेगा, आपसे बता देगा कि इस तरह से मान लीजिए आप, मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको बता दिया कि 2.03 मोल थी, ठीक। उसके बाद में आपको के का मान दे दिया 1.2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। और फिर आपको टाइम दे दिया कि इतने 2 मिनट तक रिएक्शन होती है, 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद बची हुई कंसंट्रेशन कितनी होगी, ठीक। ये डाटा अलग अलग हो सकता है। बची हुई कंसंट्रेशन मतलब ए, ये रिमेनिंग फाइनल बची हुई है ना, तो आप किस तरह से निकालोगे? अब सबसे बड़ी पहचान इसमें क्या है, जो बराबर लेक्चर देख रहे होगे तो आपको पता होगा। अब मान लो इस तरह से डाटा दिया हुआ है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट का मान, टाइम दिया हुआ है, बची हुई कंसंट्रेशन पूछा है। तो ये आप कैसे जान पाओगे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए है या सेकंड ऑर्डर के लिए? क्योंकि अभी आप जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हो, तो जीरो ऑर्डर का ये इक्वेशन पता है। जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ोगे, सेकंड पढ़ोगे, जब सब पढ़ लोगे तो सबके इसी तरह से इक्वेशन बनेंगे ना, सभी के लिए बनेंगे। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज होगे कि ये किस में रखा जाए। ये जो डाटा दिया हुआ कैसे जान पाओगे किस वाले इक्वेशन में रखना? तो उसके लिए जो के दिया होगा इसकी यूनिट भी दी होगी। और अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर करे हैं तो आपको पता होगा ये जो यूनिट है ये जीरो ऑर्डर की है। यूनिट हम कैसे निकालते थे? रेट जो आया था वो आया था हमारा, रेट लॉ में आपको बताए थे, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और सेकंड इनवर्स इसमें हम पुट करते थे जी ऑर्डर ऑफ, ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन का ऑर्डर है। यहाँ पे जैसे ही आप 0 पुट करोगे, n की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो कितना आएगा? 0, 1 में से 0 हटाओ, कुछ नहीं रहेगा, तो 1 ही आ जाएगा ना। तो ये 0 के लिए हो गए, मतलब n का मान 0 पुट करोगे तो यूनिट 0 वाली आ जाएगी। तो ये यूनिट यही तो लिखी है, मोल पर लीटर, तो ये होगा मोल पर लीटर, और सेकंड इनवर्स मतलब ये 0 ऑर्डर वाली है। तो इसमें 0 ऑर्डर वाला इक्वेशन लगाएंगे। इस तरह से आपको के से पकड़ना होगा कि किस वाले समीकरण में रखें, ये किस वाली अभिक्रिया के लिए पूछ रहा है, 0 ऑर्डर के लिए पूछ रहा है या फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ रहा है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे, इस चीज़ पे खास ध्यान रखना है, ठीक। बाकी हम क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे करवाएंगे ही, तो इसको आप जरूर पहुंच करके नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। तब तक मैं नीचे का मिटाता हूँ, ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस ग्राफ पे भी क्वेश्चन खूब आते हैं
जैसे कि मान लीजिए आपसे इधर दे दिया 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक, आपसे पूछ लिया के का मान, तो ये स्लोप है tan थीटा, ठीक है। अब जब ये 45 है, ये पूरा कितना है, ये 180 है, 180 माइनस 45 डिग्री सेल्सियस, तो 135 इधर रह जाएगा। उसको आप tan थीटा लिखोगे, tan 135 इक्वल टू माइनस के, ठीक है। अब यहाँ से आप मान उसका पुट करके निकाल लोगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत सारे ग्राफ पे भी बन जाते हैं, कुछ भी एंगल देके आपसे पूछा जा सकता है। चीज़ें आसान है, बस ये है बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ही डाटा आप केमिस्ट्री में याद रखोगे उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा। सब रटने वाली चीज़ें हैं तो रटना ही पड़ेगा। अब रटने के लिए देखो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये आपको रटना ही पड़ेगा। बाकी पूरा प्रोसीजर अगर आ रहा है फिर तो अच्छी बात, क्योंकि आप कभी फंसोगे नहीं, बीच से भी क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे। लेकिन ये आपको रट्टा मारना है, क्या मारना है, रट्टा, ठीक, इसको रट लेना है। जब तक ये रटोगे नहीं, और इसमें ये भी पता होना चाहिए ये क्या है, फाइनल रिमेनिंग बची हुई कंसंट्रेशन, अंतिम रिएक्शन जितना टाइम दिया है उतने बाद जो बचा हुआ है जितना कंसंट्रेशन, ये इनिशियल है, ये रेट कांस्टेंट है और ये टाइम टेकन। तो ये इतनी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल हम इसका देखें इस रिएक्शन का, तो जो फोटो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन की फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ H2 एंड Cl2, क्लोरीन और हाइड्रोजन की जो फोटोकेमिकल मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे कि जिसमें H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस स्टेट में, दोनों है गैसियस स्टेट में, इनकी रिएक्शन होती तो यहाँ से बनता है HCl, ठीक, और यहाँ पे H आवश्यक होता है। अब इसमें जो H2 और Cl2 है, इसकी सांद्रता कितनी भी बढ़ा तो रेट उतनी ही रहेगी। इसको 5-5 ml लिए तब भी उतनी ही तेज रिएक्शन हो रही, 2-2 ml लिए तब भी रिएक्शन का रेट उतना ही। इसको 100 ml ले लिए, 100 ml, फिर भी इसके रिएक्शन का रेट सेम है। तो इस तरह से रिएक्शन आ जाए और इससे आपसे पूछा जाए कि इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे, तो रेट लॉ कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू के H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। तो इस रिएक्शन को अच्छा, इसकी रेट बढ़ाने का कोई जुगाड़ नहीं है। मान लो जल्दी में करवानी हो तो क्या करोगे, कंसंट्रेशन से तो काम बन नहीं रहा, इस पे लाइट पे डिपेंड करती है। ये जो H है, H मतलब फोटोन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैंने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था ना, उसमें बताया था फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो लाइट होती है उसकी रेट को बढ़ा सकती है। जितने जल्दी लाइट फॉल करेगी, फोटोन जल्दी मिलेंगे। ये असल में रिएक्शन होती है, कैसी होती है, इसके मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल। जैसे जैसे Cl2 मोलिक्यूल पे लाइट पड़ेगी तो इससे मुक्त मूलक, ठीक है, इस तरह से Cl0 बनने प्रोड्यूस हो जाएंगे जल्दी। तो इसकी रेट जो है वो प्रकाश की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ना कि इसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है कितनी भी आप घटाएं या बढ़ाएं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप हेडिंग लगाएंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयु, अभिक्रिया का अर्ध आयु। अर्ध आयु बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर 0 ऑर्डर मतलब अभिक्रिया की अर्ध आयु, अभिक्रिया की अर्ध आयु, ठीक, अभिक्रिया की अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब क्या होता है, जब अभिक्रिया 50% पूर्ण हो गई हो, ठीक, जब अभिक्रिया 50% पूर्ण हो गई हो, मतलब 50% पूर्ण होने का मतलब क्या हुआ, अगर अभिक्रिया 50% पूर्ण हो गई है तो उसमें लास्ट में बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना होगा, लास्ट की बची हुई जो कंसंट्रेशन उसको A से लिखते हैं, वो कितनी होगी, A0/2, मतलब ये इनिशियल थी, प्रारंभिक, A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन मतलब प्रारंभिक सांद्रता। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। ये 50% रिएक्शन पूर्ण हो जाएगी तो प्रारंभिक सांद्रता की कितनी बचेगी? आधी, मतलब A0/2। तो रिमेंस जो फाइनल है वो इतनी बचेगी। इसमें जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? टाइम लगेगा T1/2, मतलब जो T लगता है पूरे रिएक्शन के लिए T, तो हाफ रिएक्शन हो रही 50%, इसके लिए होगी T हाफ लिखेंगे हम। आपको वही समीकरण में इसको पुट करना है और आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। रिएक्शन वही A = A0 - KT। ठीक, ये फॉर जीरो ऑर्डर के लिए है। अब A का मान वहां पे पुट करिए, T का मान पुट करिए। तो जैसे ही आप A की जगह पे रखे हुए इसका मान यहाँ पुट करिए, तो ये रखोगे A0/2 = A0 - K, और T कितना लग रहा है आपका? 50। भाई A0/2 बच रहा है, मतलब आधा होने में आधा समय लग रहा है। इसको लिखते हैं T हाफ। अब यहाँ से आप सोल्व करिए, जब इसको सोल्व करोगे तो KT हाफ, A को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा A0 - A0/2, मतलब एक A0 में से आधा A0 घटाना है तो बचेगा कितना है? पूरा A0/2 बचेगा। यहाँ से हम T हाफ निकालेंगे, K को उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा A0/2K। ये आ गया हाफ लाइफ। ठीक, ये क्या है? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की अर्ध आयु। ये होती A0/2K। इसको आपको रट लेना है भाई साहब, इसको भी रट्टाफिकेशन करना है, क्योंकि ये रटना ही पड़ेगा। इसमें समझो कि क्या समझना है, जो समझ गई। 50% पूर्ण होने में रिएक्शन के लिए कितना समय लगेगा, यही पूछा गया है। तो जब आधी 50% पूर्ण हो जाएगी तो बची हुई कंसंट्रेशन A0/2 होगी। इनिशियल इतनी थी, तो 50% पूर्ण होने के बाद में आधी ही ना बचेगी, टाइम लगेगा T हाफ। इसमें हमने वैल्यू पुट किया तो क्या आ गया? T हाफ की वैल्यू आ गई A0/2K। तो T हाफ जो होती है अभिक्रिया की अर्ध आयु, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक, और बाकी जो रेट कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है, उसकी बात ही क्या करें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ से क्वेश्चन भर मार के पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना। फिर जब हम क्वेश्चन करवाएंगे, देखो आप ईमानदारी से बस जितना करवा रहा हूँ ये सब पढ़ते रहोगे, सभी चीज़ें जितनी बता रहा हूँ याद करते रहोगे, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब क्वेश्चन इसके करवाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स के, तो इस तरह से चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन भर मार के आते हैं भाई, इतनी बड़ी यूनिट आपने रखी हुई है तो क्वेश्चन तो आएंगे ही। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊँ, ये जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है इसके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन थी, वो 100 से जा रही थी 50 और 50 से जा रही थी 0। ठीक, तो आपको हाफ लाइफ के लिए कितनी ज़रूरत लगी? हाफ लाइफ के लिए जो आपका T हाफ आया, मतलब टाइम कितना? 100 से 50 जाने में, आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? T हाफ आया आपका A0/2K। ठीक, अब ये 50 से 0 जाने में, मतलब आधी रिएक्शन आके, अब ये अलग अलग प्रकार की रिएक्शन में अलग अलग होगा। फर्स्ट ऑर्डर में आप देखोगे तो जितना यहाँ आ रहा उतना यहाँ नहीं आएगा। आप तो यही सोच रहे होगे जब 100 से 50 जाने में A0/2K टाइम लग रहा, तो 50 से 0 जाने में भी A0/2 लगेगा, क्योंकि 50 का गैप यहाँ, 50 का यहाँ। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा। अब आप लिखोगे लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, हेडिंग लगाओ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन का लाइफ टाइम क्या होगा? तो लाइफ टाइम में जब मतलब 100% रिएक्शन पूर्ण हो जाए, वह समय जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, तब बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना होगा? 0, क्योंकि पूरी रिएक्शन जब पूर्ण हो गई तो इनिशियल कंसंट्रेशन गायब होगी, मतलब A = 0 होगा। अब इसको जब आप लिखोगे, यहाँ पे T कितना हम लिखेंगे?
टी को लिखेंगे LF मतलब टी लाइफ टाइम। अब उसी में जब पुट करेंगे वही इक्वेशन हमारी A इक्वल टू A नॉट माइनस के टी। ए का मान पुट करोगे यहाँ पे कितना 0, तो यहाँ से आपका कितना मान आएगा, इस के टी को इधर लाइए तो A नॉट इज इक्वल टू के टी। समझ में आ रहा। अब के टी वाली कौन सी होगी, टी ए वाली होगी, LF वाली, समझ रहे। तो इस तरह से टी LF इज इक्वल टू A नॉट बाई के। ठीक, ये हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा लाइफ टाइम के लिए। अब अच्छे से देखिए, आप अच्छे से देखिए, ये पूरा 100% जब पूर्ण रिएक्शन पूरी हो जा रही है तब आपका जो टाइम लग रहा है, टाइम टी LF लाइफ टाइम के लिए, वो कितना टाइम लग रहा है, A नॉट बाई के। इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है तब आपका टाइम लग रहा है A नॉट बाई के, और जब 50% हो रही है तब इसका टाइम आधा लग रहा है। ये A नॉट बाई के है और ये A नॉट बाई के का आधा है, 1/2 लिखा हुआ है ना, इस तरह से लिख सकते हो ना इसको, T 1/2 हाफ कितना होगा 1/2 A नॉट बाई के, ऐसे भी तो लिख सकते हो। इस 2 को सीधा यहाँ लिख दो या ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई में बात तो वही। तो जितना 100% पूर्ण होने में लग रहा है, आधी रिएक्शन के लिए, आधी कंप्लीट होने के लिए टाइम आधा लग रहा है। ठीक, तो यहाँ जो बचा हुआ रिमेन है वो भी कितना होगा, A नॉट बाई 2 के। मतलब आपका जो 0 ऑर्डर है इसमें समय रिएक्शन पूर्ण होने में बराबर बराबर लग रहा है, यहाँ भी A नॉट बाई 2 के, यहाँ भी A नॉट बाई 2 के। ठीक, तो इस तरह से आपको हर जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ 0 ऑर्डर में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, इसमें जैसे कि क्वेश्चन आपको बताऊं, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड रिएक्शन के पूर्ण होने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक रिएक्शन थी 100 से 90% पूर्ण होने में उसमें टाइम लगा T, 90% पूर्ण होने में टाइम लगा T। आपसे पूछ लिया कि 20% जब बचेगा तब टाइम कितना लगेगा, तो कैसे याद रखोगे। आपको पता है ना कि ये 0 ऑर्डर है। जब इस आधे में लगा A नॉट बाई 2 के, इस वाले में लगा A नॉट बाई 2 के, मतलब जितना जितना आप रिएक्शन कराते जाओगे तो उसका टाइम बराबर होगा। तो यहाँ पे जब T लग रहा है तो इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, जब कंसंट्रेशन 10 घटी है तब टाइम लगा है T। इसी तरह से जब और 10 घटेगी तब भी टाइम लगेगा T। 80 से जब 70 जाएगी तब भी T, 70 से 60 जाएगी तब भी टाइम T। ठीक, इसी तरह से 60 से जब 50 जाएगी तब भी टाइम T, 50 से जब 40 जाएगी टाइम T, 40 से 30% टाइम T और 30 से 20% टाइम T। तो यहाँ कितना लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना लगेगा पूरा, या इधर से घूम के आओ या सीधा 20 पे आ जाओ, तो यहाँ पे 8T लगेगा। ये सिर्फ ओनली 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए मान्य है। ठीक, बाकी ऐसा आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि अगर पूरे में इतना लग रहा है, ये पूरे में आएगा ही नहीं, इतना अलग अलग आएगा। इस 50% के लिए जितना समय लग रहा है, अगले उतने ही 50% के लिए उतना ही टाइम नहीं लगेगा, उसमें अलग अलग होगा। क्योंकि वहां पे जो कंसंट्रेशन होगी वो जो रेट है उस पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। इसलिए जब कंसंट्रेशन आधी रह जा रही है तब भी रेट उतनी ही है। वहाँ पे जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट भी घट जाएगी, तो वहाँ लगने वाला टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इतनी दूर में अगर 5 मिनट लगेंगे तो आगे लगेंगे 7 मिनट 8 मिनट हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। लेकिन जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ कंसंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है। आधी होने में अगर 2 मिनट लगे तो आगे भी आधी होने में 2 मिनट लगेंगे, रेट उसकी कांस्टेंट रहती है, बराबर रहेगी। R इक्वल टू के ही तो आया था भाई, क्योंकि 0 ऑर्डर के लिए रेट ऐसे ही तो लिखोगे, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। जब किसी की पावर 0 लगाओगे ये हो जाएगा 0,
तो रेट जो होगी इसकी हो जाएगी कांस्टेंट। जब रेट कांस्टेंट होगी किसी भी चीज की तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कहाँ कर रही है, ये तो कांस्टेंट है। अगले हाफ के लिए जितना समय, आगे भी हाफ के लिए उतना ही समय लगेगा। अगर 100 से 80 जाने में जितना समय है उतना 80 से 60 जाने में, मतलब गैप 20 का है, गैप बराबर टाइम बराबर। लेकिन ऐसा जीरो ऑर्डर के अलावा और कहीं भी वैलिड नहीं होगा। तो आई होप आज की चीज़ें आपको सभी समझ में आ गई होंगी। तो आप साथ साथ सारे इक्वेशन जितने मैं बताता हूँ, डेरिवेशन सभी याद करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, चीज़ों की फील यहाँ से एक्चुअल आई होगी, इस तरह से क्वेश्चन से। ठीक, तो आपको चीज़ें अगर याद करते रहे सारी, तो आगे चलकर क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में भी आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अभी आप थोड़ा ढीला छोड़ दोगे तो समस्या तो आगे जरूर उत्पन्न होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे सोल्व नहीं होंगे तब परेशानी होगी। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको याद करना है। जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे नोट करवाता हूँ भाई, जब मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर, इतना पसीना निकल रहा है, फैन भी ऑफ है, तो आपको घर आराम से फैन चला के बैठे हो, चाय सुलग रहे हो, तो वहाँ पे लिखने में क्या दिक्कत है, नोट कर सकते हो ना पॉज करके। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।